वेलकम टू आवर चैनल IoT लर्नर। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एज ए बिगिनर आप कैसे स्टार्ट करोगे IoT में अपना करियर, और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिन पे आप वर्क करके इन फ्यूचर आप कुछ प्रोजेक्ट लेके कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। विथ जॉब भी आप अगर सीखना चाहते हो तो IoT बहुत ही सही टेक्नोलॉजी है जिस पे आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से सीख सकते हो इसको। और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो तो भी आप इसे आराम से अपने कोर्स के साथ सीख सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सीखना चाहते हो और कौन कौन से टेक्नोलॉजी है। मैं तो बेसिकली इसमें यही डिस्कस करने वाला हूँ कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि पाथ अगर सही रही नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप खुद से मतलब एक सही पाथ को फॉलो नहीं करोगे, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है वो आपको पता नहीं रहेगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ इससे रिलेटेड। मैं शेयर कर दूंगा आगे फिर वीडियो में कि मैंने क्या किस तरीके से इसमें प्रोग्रेस किया। और लास्ट मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा पेटेंट भी पब्लिश कर दिया, जो कि हमने फाइल किया था लास्ट ईयर। और बेसिकली वो स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन था एक, और उस पर जो कि हम इस पर आगे काम भी करेंगे। और फॉर नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग मल्टीपल IoT, बेसिकली इंडस्ट्रियल IoT प्रोजेक्ट्स फॉर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बेसिकली मैं इस बात से ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि IoT में बहुत ही स्कोप है। अगर आप ट्राई करोगे, अगर आपके पास राइट नॉलेज है, राइट स्किल्स आ गए, स्किल सेट्स के अगर हैं आपके पास, तो आप इजीली प्रोजेक्ट गैदर कर सकते हो, इजीली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट आप अपना बेसिक नीड्स, बेसिकली आप इससे पैसे अर्न कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जो कि मेन मेजर फोकस सोसाइटी डेवलपमेंट, अब हम कुछ ऐसा आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हम सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज़ ला सकते हैं, हम कुछ ऐसा चीज़ इम्प्लीमेंट एक्चुअल में कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली IoT में ऐसा नहीं होता है कि बस हार्डवेयर चीज़ है। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि बस हार्डवेयर होता है IoT में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हार्डवेयर पे वर्क करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पे फुल फोकस है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हो तो आपको प्लस पॉइंट है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है, तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो परफेक्ट। और अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड से हो तो आपको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, आप एप्लीकेशन, जैसे आप होम ऑटोमेशन ऑटोमेट करना है आपको पूरा रूम, उसके लिए एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट आपको नीड रहेगा, तो वो चीज़ आपको ईजी पड़ेगा आप कंप्यूटर साइंस से हो। और लेकिन आपको फिर इसमें मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको हार्डवेयर से कैसे डेटा आ रहा है, उसे किस तरीके से शो करना है, हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इसी चीज़ को मैं थोड़ा मतलब मैंने ये एक मेरा वेबसाइट है IoT लर्नर के नाम से ही, जिस नाम से अभी यूट्यूब चैनल है मेरा। तो इस पे मैं अभी वीडियोस, इस पे बेसिकली मैं वीडियोस प्लस वीडियो ट्यूटोरियल्स और साथ में साथ ब्लॉग्स भी लिखूँगा। तो इसमें आप को नॉलेज मिल सकती है, इस वेबसाइट के हेल्प से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कंप्लीट नहीं है। तो कुछ इस पे कंप्लीसन है, मतलब बेसिकली अभी ऐसा है कि इस पे यूट्यूब के वीडियोस ही पड़े हुए हैं, और एक दो इसमें आपको वो भी ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, बिल्ड योर होम ऑटोमेशन सर्वर, रेस्पबेरी पाई, नोड रेड, मॉस्क्यूटो और माई सीक्वल के हेल्प से। तो पिछला लाइव सेशन आपने देखा ही होगा मेरा, तो मैंने इस पे सेम डिस्कस किया था। और वीडियो जो है, इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि स्टार्ट किस तरीके से किया जाए, क्या मतलब फर्स्ट पॉइंट, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। परफेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होना चाहिए कि हमें नॉलेज, हमें बेसिकली स्टार्ट, हम कुछ छोटे से माइक्रो कंट्रोलर से स्टार्ट कर सकते हैं। कि हम बेसिकली समझें कि हम किस तरीके से एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। आप कोई भी ब्रांच में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई उस पर बहुत ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हॉबी के लिए एज ए हॉबी भी इससे स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास एक Arduino Uno का बोर्ड है नॉर्मल। तो यहाँ पे हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, अभी इसी बोर्ड से स्टार्ट किया था। तो इसको प्रोग्राम किया जा सकता है कि इसके इसके पिंस से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को कंट्रोल करा सकते हैं, ठीक है, कोडिंग के थ्रू। तो जिसमें कि हम माइक्रो कंट्रोलर से बेसिकली सेंसर्स की डेटा को हम रिसीव कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, और डिफरेंट सेंसर्स को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम अपने कोड के हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, और वो उस तरीके से
सेंसर्स हमारा परफॉर्म करेगा। बेसिकली हम होम अप्लाइंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं इससे यूजिंग रिले स्विचेस एंड ये सब चीज़ें हैं जो कि हम माइक्रो कंट्रोलर से शुरुआती स्टेज में ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि हमें स्टार्टिंग में इन बोर्ड्स को प्रोग्राम करना सीखना होगा, और इन बोर्ड्स के लिए हमें अर्डिनो का सॉफ्टवेयर जो है अर्डिनो आईडी, उस पर कोडिंग होती है सी लैंग्वेज में। तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या अभी जॉब में भी कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सी लैंग्वेज बहुत ही हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल लॉजिक्स, नॉर्मल फ्लोर और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर होती हैं जावा और सी प्लस प्लस से। कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ क्लासेस को यूज़ करते हैं हम उसमें, और बहुत ईजिली आप सीख सकते हो। और क्योंकि इसका सिंटैक्स जो होता है काफ़ी सिमिलर होता है एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो अर्डिनो आईडी का जो लैंग्वेज है उससे आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग इससे स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ जाए कि किस तरीके से हम काम करते हैं। तो यहाँ से हम इतना करा सकेंगे कि हम छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर सकते हैं इससे। जैसे कि हम मेरे कुछ शुरुआत के प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने बनाया था बजर का हेल्प करके इस अर्डिनो उनो से प्रोग्रामिंग करके उसके साउंड से डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस कराए थे, जैसे पुलिस सायरन साउंड। यू कैन आप उस वीडियो को देख सकते हो यूट्यूब पे, इस चैनल पे। तो बेसिकली वहाँ से हम स्टार्ट आराम से किया जा सकता है उस चीज़ को, और उस चीज़ से हम बेसिक नॉलेज हम कर सकते हैं। हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो हमें नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए, तो माइक्रो कंट्रोलर्स के अलावा हमें सेंसर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। और सेंसर्स का यूज़ कहाँ होता है प्रोजेक्ट्स में बेसिकली हमें डेटा गैदर करना होता है। जैसे कि आईओटी में क्या होता है कि कनेक्टेड थिंग्स का नेटवर्क है, जिसमें कि हम सेंसर्स का यूज़ करेंगे हम डेटा गैदर करने के लिए। किस टाइप का डेटा, जैसे हमें ब्राइटनेस डेटा हमें चाहिए किसी प्रोजेक्ट में, तो हम ब्राइटनेस डेटा हम यूज़ करने के लिए हम एलडीआर सेंसर्स, एलडीआर रजिस्टर्स यूज़ करेंगे, लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर्स। एंड other sensors are also there, like we have ultrasonic sensors for distance measurement, these type of। तो ये इन चीज़ों का हम इस्तेमाल, इन सेंसर्स का हमें इस्तेमाल करना है, डेटा गैदर करना है एज ए डेटा सोर्स। ये वर्क करेगा हमारे पास, और हम इस डेटा सोर्स को आराम से हम अपने साथ हम इसे फीड कर सकते हैं किसी मॉडल में, किसी मशीन लर्निंग मॉडल से लेके हम कहीं भी इसका इस्तेमाल, हम बेसिकली इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली हम डेटा गैदर करने के लिए ही सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आईओटी इस फील्ड में, कि हमें डेटा सोर्स क्या है हमारे पास। तो डेटा सोर्स के लिए हमें सेंसर्स का हेल्प लेना होगा, और सेंसर्स हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ के होते हैं। तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट कौन से बेसिस पे है, किस तरीके। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड अलर्ट सिस्टम। तो इस प्रोजेक्ट में हमें किस टाइप की सेंसर की नीड है, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हमें ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट डिटेक्ट करना है। तो हमें बेसिकली एक जायरोस्कोप टाइप की सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वी कैन यूज़ MPU 6050 और अदर सेंसर। बेसिकली वी हैव टू चूज़ अ सेंसर वेरी राइटफुली फ्रॉम एज पर द नीड्स। सो ऐसा हो सकता है कि हमें इंडस्ट्रियल सेंसर के लिए हमें रिसर्च करना पड़े, हम इंडस्ट्रियल सेंसर यूज़ करना है इस प्रोजेक्ट में। और आफ्टर डिटेक्शन ऑफ दिस एक्सीडेंट वी नीड टू सेंड दिस होल्ड टू आर बैक एंड पार्ट बेसिकली। तो हमें इस चीज़ को हमें अपने बैक एंड में भेजना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरा बैक एंड में अपना सिस्टम, अलर्ट सिस्टम पूरा हमने तैयार कर लिया, और इस तरफ से हमें जायरोस्कोपिक वैल्यू के हेल्प से हमें पता चल जाएगा एक्सीडेंट हुआ है। और हमें जीपीएस का कोऑर्डिनेट, जीपीएस सेंसर का भी यूज़ करना होगा हमें, ताकि हमें कोऑर्डिनेट्स हमें लेना है। तो हम कोऑर्डिनेट्स के लिए जीपीएस सेंसर भी हमें यूज़ करना होगा। तो इस कोऑर्डिनेट डेटा को हमें अपने एक API रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं अपने सर्वर पे। अगर हम HTTP आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम MQTT आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो हम किसी टॉपिक के हेल्प से, किसी टॉपिक नहीं, बेसिकली एक स्पेसिफिक टॉपिक के हेल्प से हम डेटा पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा आर्किटेक्चर जाएगा। इस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट पे इनिशिएटिव लेंगे, तो ताकि हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। उसके लिए हमें रिसर्च करना होगा, उसके लिए हमें थोड़ा रिपोर्ट्स पढ़ने होंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड पेपर्स हैं लोगों के, वो चीज़ हमें देखनी होगी ऐसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये पॉइंट है यहाँ पे कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। और सेंसर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स होते हैं। कुछ सेंसर्स यहाँ भी पड़े होंगे मेरे पास। तो ये देखो, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का क्या यूज़ केस है, ये सिंपल है, इससे डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हम अल्ट्रासोनिक सेंसर इजीली यूज़ कर सकते हैं, कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से अगर कुछ चीज़ कुछ कम दूरी पे आ जाए तो हम उसे इजीली डिटेक्ट कर सकें। तो ऐसे यूज़ केसेस के लिए हम अल्ट्रासोनिक। तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे करते हैं,
कि उसमें होता है कि लोग पाथ फॉलोइंग रोबोट बनाते हैं, उसमें भी सेंसर्स यूज़ करते हैं वो लोग, उसमें भी ऑब्स्टेकल डिटेक्शन का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ लाइन लाइन जो ब्लैक लाइन को फॉलो करता है उसके लिए भी एक स्पेशल सेंसर आता है उसी तरीके से। तो कोडिंग आर्डिनो का एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जो मैंने भी बात करी थी उसी में किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन वो फन प्रोजेक्ट है, वो फन प्रोजेक्ट है। उसे आप ये मत समझना कि आप कभी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करने आओगे तो उससे आपको हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आपको बेसिकली वर्क किस चीज़ पे करना है, इन ये सब चीज़ स्टार्ट करने के लिए सही है 6 मंथ तक के लिए सही है, 6 मंथ तक की जर्नी यहाँ तक के लिए सही है। लेकिन फर्दर फर्दर जो है आपको अर्डिनो छोड़ना पड़ेगा। अर्डिनो हो गया, ये देखो नैनो बोर्ड है, ये सब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सही है। लेकिन आपको अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आगे चल के करने हैं तो आपको अच्छे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सीखने पड़ेंगे। और आप अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो तो आपको कुछ चीज़ें जो कुछ डैशबोर्ड्स हैं, कुछ आईओटी डैशबोर्ड, आईओटी प्लेटफॉर्म्स होती हैं, उनको सीखनी पड़ेंगी और कुछ इम्प्लीमेंटेशन समझना होगा अच्छे से। तो आप इंडस्ट्री के लिए या एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो बहुत ही ईजिली, क्योंकि आईओटी में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसीलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस सेंसर्स के बाद हमारा पॉइंट है कि हम 6 मंथ के बाद कैसे स्टार्ट करें, हम उसके बाद क्या चीज़ों को फोकस करें। पॉइंट है यहाँ पे, ओके, नोड एमसीयू होता है हमारे पास, ESP8266 बोर्ड होता है जो कि वाईफाई मॉड्यूल होता है। तो हमें बेसिकली धीरे धीरे नेटवर्क में आना पड़ेगा, क्योंकि आईओटी का डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड थिंग्स, एक कनेक्टेड थिंग्स का एक नेटवर्क, जिससे कि हम एज ए यूज़ केस हम अपने हमें बेनिफिट हो सके उस चीज़ से, कनेक्टेड नेटवर्क से, जो कि लोकल भी हो सकता है और कनेक्टेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड से भी हम कनेक्ट करके अपने डिवाइस को कंट्रोल करा सकते हैं, ऐसा समझो इसे। आईओटी का जो मेन सेकंड पॉइंट था हमारा, कहाँ से स्टार्ट करना है, आफ्टर 6 मंथ हमें ESP8266 पे जंप करना है। ESP8266 प्लस ESP32 जो कि होते हैं कि वाईफाई बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जिसमें इस वाले अर्डिनो ऊनो में वाईफाई नहीं होता है, लेकिन हमारे पास जो ESP8266 का जो बोर्ड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें नोड एमसीयू होता है और डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। बेसिकली वीमॉस होता है, वीमॉस D1 मिनी, और इस तरीके के बोर्ड्स होते हैं हमारे पास। ESP32 होता है हमारे पास। तो ये सारे बोर्ड्स पे हमें बेसिकली स्टार्ट कर देना है वर्किंग अपना 6 मंथ के ओवर होते ही। और स्टार्ट करते करते हमें इस पे हमें किस टाइप के प्रोजेक्ट करने हैं, इस पे हमें बेसिकली ऐसा करना है कि हम नेटवर्क को समझें। हम कंप्यूटर नेटवर्क्स एक चैप्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, कंप्यूटर साइंस में भी होता है, तो उस चीज़ को हमें थोड़ा अच्छे से फोकस करना है कि किस तरीके से गेटवे आईपी होती है और किस तरीके से फर्दर हम उस चीज़ को हेल्प कर सकें। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट का, ESP8266 से आप किस तरीके का प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो IoT बेस्ड वेदर स्टेशन सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजिली, जिसपे कि आपको क्या करना है कि आपको डेटा, जो आपको सेंसर डेटा है, आपको आर्डिनो स्केच का हेल्प से वो सेंसर डेटा उठाना है और राइट करना है। बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट होती है, बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट से आप डेटा अपने सर्वर पे पुश कर सकते हो आराम से। तो इस मॉड्यूल का यही हेल्प होता है कि ESP8266 आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। पहले आपको एक नेटवर्क में एक वाईफाई के हेल्प से, इसकी वाईफाई के हेल्प से आपको कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप इजीली अपने सर्वर पे डेटा पुश करा सकते हो। और सर्वर लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है। और जो बहुत सारे जो क्लाउड बेस्ड सर्वर हैं उनका कुछ मैं बता देता हूँ आपको कि बेसिकली आप जो स्टार्ट करोगे ESP8266 पे, तो आप थिंगस्पीक हो गया, कुछ यहाँ पे भी लिखे होंगे जो बहुत ही सही है। फायरबेस हो गया, ESP8266 और फायरबेस के साथ आप प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से आपको फायरबेस पे डेटा राइट करना है, क्योंकि ये क्या है, ये क्लाउड बेस्ड सर्वर है और आप इजीली ये चीज़ कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। ब्लिंक हो गया, ब्लिंक का भी पूरा, तो इनका ऐसा है कि ब्लिंक ने अपनी API के थ्रू, मतलब अपनी API में कोड उनका पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड कोड दे रखा है उन्होंने। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल उनके कोड को समझना है और उस तरीके से यूज़ करना है, सिंपल। सो यहाँ पे पॉइंट ये है कि इन कुछ चीज़ों को एडवांस लेवल पे छोड़ते हैं, InfluxDB और ग्रेफाना और रेस्पबेरी पाई पे आपको आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 1 ईयर आफ्टर आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। या आप जब नोड एमसीयू में 1-2 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन कर लो तो भी आप इजीली
रेस्पबेरी पाई पे स्विच कर सकते हो, जिस जबकि आपको अच्छा नॉलेज होगा नेटवर्किंग का, आपको अच्छा नॉलेज होगा कि आप किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ नोड एमसीयू, आपके पास अगर 3 से 4 नोड एमसीयू है तो आप उसे उसका एक नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपने रेस्पबेरी पाई पे सबके डेटा को कैसे ला सकते हो। आप रेस्पबेरी पाई पे सर्वर चला सकते हो अपना, और बाकी बाकी जो नोड एमसीयूज हैं वो ईजिली डेटा पुश कर पाएंगे आपके लोकल सर्वर पे जो कि रेस्पबेरी पाई पे चल रहा है। तो इस तरीके से छोटा मोटा काम आपको नेटवर्किंग समझ में आ जाएगा, आप रेस्पबेरी पाई पे ईजिली स्विच कर सकते हो। तो ये पॉइंट है। और एम आ गया यहाँ पे। तो एम बहुत ही लाइट वेट, तो मैं बात कर रहा था कि आप एच से डेटा सर्वर पे पुश करा सकते हो, लेकिन पॉइंट है कि एच हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि एच उतना हेल्पफुल नहीं होता है अगर हम बात करें डिवाइस एंड से। अगर हम डेटा पब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत ही अभी पॉपुलर है एम बहुत ही दिनों से ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में कि एम बहुत ही बेस्ट प्रोटोकॉल है फॉर डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन बेसिकली नोड एमसीयू डिवाइसेस एंड हमारा कोई भी दूसरा एंड हो गया। दूसरा एंड पे हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारे सर्वर पे ही डेटा पुश कराना है एम से, तो भी वो चीज़ पॉसिबल है। और हमारा दूसरा क्लाइंट, यानी यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट बेस्ड अप्रोच नहीं होता है, मॉडल डिफरेंट है, यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है एच के थ्रू जैसे। तो यहाँ पे मॉडल है आपका पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। तो क्लाइंट टू क्लाइंट डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बीच में एक ब्रोकर आ जाता है। बस ब्रोकर का काम बस इतना है कि वो अपने कौन से टॉपिक पे डेटा आ रहा है और दूसरे दूसरे क्लाइंट ने किस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखा है, इस सब चीज़ को उसको मैनेज करना है। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे वाइल्ड कार्ड टॉपिक्स हो गए और ACLs हो गए, उसमें कंट्रोल कौन से क्लाइंट किस टाइप के टॉपिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी एडवांस लेवल पे जाने लगती है जब आप इस पर फुल कमांड MQTT पे ले लोगे। तो मैं इसको मानता हूँ कि 6 मंथ हम पहले जोड़ चुके हैं नोड MCU और उसके लिए। तो ये चीज़ हमें अप्रॉक्स 1 ईयर में हम इस पर फुल कमांड ले लेंगे। फुल कमांड का मतलब ऐसा रहा कि हम रेस्पबेरी पाई को अच्छे से सीखेंगे, प्लस रेस्पबेरी पाई में हमें प्रोजेक्ट्स करने हैं और साथ ही साथ हमें, तो इस फेज़ में बेसिकली आपको रेस्पबेरी पाई तो सीखना ही है। रेस्पबेरी पाई में क्या क्या चीज़ों को सीखना है इसमें, जैसे Node.js आपको सीखना होगा, Node.js एक्सप्रेस से API क्रिएट करना ताकि आप सर्वर डिज़ाइन कर सको अपना पूरा। और इसमें आपको डेटाबेस इंटीग्रेशन सीखना होगा, जैसे अगर आप Node.js से इंटीग्रेट कर रहे हो, कौन कौन से डेटाबेस इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए डेटाबेस भी सीखना होगा, DBMS बेसिकली। तो इसमें रिलेशनल डेटाबेस भी सीख सकते हो, प्लस आपके पास नो एसक्यूएल डेटाबेस जैसे होते हैं, MongoDB हो गया, फायरबेस खुद एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो ये सब चीज़ों पे आपको फोकस कर। और Node.js के अलावा हम सर्वर और भी जैसे पाइथन के फ्रेमवर्क्स होते हैं वो भी आप सीख सकते हो, जैसे Django हो गया, फ्लास्क हो गया। बेसिकली फ्लास्क बहुत पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और बहुत ईजिली आप अगर पाइथन आपका बेसिक सही है तो आप फ्लास्क सीख सकते हो। फ्लास्क में भी हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड जावा से है तो भी आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर वहाँ पे आपको JDBC और जो भी डेटाबेस इंटीग्रेशंस होते हैं वहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं तो उस पर काम करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्रेस होगा। और इन स्टार्टिंग आप रेस्पबेरी पाई में पाइथन से पे काम करोगे। पाइथन से आप लाइब्रेरीज़ के थ्रू आप पिन कंट्रोल कर सकते हो। रेस्पबेरी पाई के पिन्स पे बेसिकली आप सेंसर यूज़ करके डेटा आप रिसीव कर सकते हो अपने पास, यानी कि अपने सर्वर पे आप डेटा ला सकते हो जो कि Node.js पे बना हो, या पाइथन पे आप अपने स्केच पे डेटा यूज़ कर सकते हो उसका, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। और पाइथन से और यूज़ केसेस हैं पाइथन के यूज़ केसेस हैं। आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज प्रोसेसिंग, ये सब भी आप पाइथन से काम कर सकते हो, जिसमें कि हमें लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी होती है। OpenCV बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, पाइथन में OpenCV आपको पढ़ना होगा। और बेसिकली इसमें OpenCV के अलावा जिसमें कि मैं रिसोर्स का URL जो है वीडियो के लास्ट में, सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं ये OpenCV आपको कहाँ से देखना है ये सब मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा। और इसके अलावा पाइथन में तो इतना ही है। Node.js का सर्वर डिज़ाइन हो सकता है, और ये इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से देखना होगा। और इन सब चीज़ों के अलावा जो और कुछ चीज़ें हैं एडवांस लेवल की, जो कि अगर आप अपने जब ESP8266 आप सेकंड हाफ में कर रहे हो, सेकंड 6 मंथ में, तो उसमें अगर आपने वेब सॉकेट्स किस और दूसरे टाइप ऑफ प्रोटोकॉल भी देखे हैं
इसमें कि रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ों को आपने अगर अच्छे से ध्यान दे के पढ़ा है। और एम क्यू टी टी भी अगर आप स्टैंड अलोन एम क्यू टी टी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को भी आपको, जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, पाहो एम क्यू टी टी होता है पाइथन में, और नोड जे एस में MQTT.js है हमारे पास। तो ये सब चीज़ भी हमें अभी इसी फेज़ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ में, इसके बाद नेक्स्ट फेज़ में हमें डायरेक्ट प्रोजेक्ट अप्रोच मारना है, हमें प्रोजेक्ट ही करने हैं। तो इसी फेज़, यही हमारा लास्ट फेज़ है जिसमें कि हमें सारा अपना कंसेप्ट, जितना भी जो भी कुछ होता है वो हमें कंप्लीट करना है। एम्बेडेड फील्ड में की तरफ आपका इंक्लाइनमेंट है आफ्टर ESP8266, तो आप इस फील्ड सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं आओगे, क्योंकि वहाँ पे भी आप जैसे CC3200 वाईफाई कंट्रोलर होता है, तो उसमें भी आप बेसिकली सर्वर का हमें नीड होता है कि हम लोकल सर्वर वहीं पे डिवाइस एंड पे कैसे किस तरीके से बनाएं। जैसे हम कंप्यूटर पे सर्वर बनाते हैं, कंप्यूटर पे सर्वर होता है, क्लाउड का सर्वर होता है, जैसे AWS है, ये सब क्लाउड के सर्वर्स हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि एम्बेडेड में आपको और अच्छे सॉफ्टवेयर्स और अच्छे वहाँ पे भी टूल्स आते हैं, जैसे Arduino IDE तो बहुत ही बेसिक टूल हो गया, ये तो बहुत हम स्टार्टिंग फेजेस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो और भी जो अच्छे टूल्स आते हैं वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे हमें सीखना भी पड़ेगा उन चीज़ों को, और इम्प्लीमेंट भी करना करना पड़ेगा। क्योंकि कोड कंपोजर स्टूडियो है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने काम नहीं किया है इन सब चीज़ों पे। मैं बेसिकली मैं हूँ सॉफ्टवेयर फील्ड से, कंप्यूटर साइंस, तो मुझे इस पर एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन कोड कंपोजर स्टूडियो है हमारे पास, एक दूसरा आईडी। तो आप यहाँ पे चेक करो, कोड कंपोजर स्टूडियो इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर टेक्सस इंस्ट्रूमेंट एम्बेडेड प्रोसेसर्स। सो टेक्सस इंस्ट्रूमेंट का जो प्रोसेसर्स आते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था CC3200 वाला, तो वो भी एक TI का ही एम्बेडेड प्रोसेसर होता है। तो उसको अगर हमें कोड करना है तो हम कोड कंपोजर स्टूडियो से आराम से कर सकते हैं। तो इसका भी हमें थोड़ा देखना होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है लैंग्वेज, कहाँ क्या सिंटेक्स अपलोड, क्या सिंटेक्स है, किस तरीके का काम है। तो इस चीज़ों से हम अपना सर्वर डिज़ाइन कर सकते हैं अपने डिवाइस पे। तो यहाँ भी हमें नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा एम्बेडेड में भी आप अगर सीख रहे हो तो आप नोड-रेड, कम से कम नोड-रेड बहुत ही ईजी टूल है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टूल है। तो बहुत ही मतलब छोटे लेवल पे भी अगर आप हो तो भी आप ये नोड-रेड आराम से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो एम्बेडेड में आप कोड कंपोजर स्टूडियो हो गया, नोड-रेड हो गया, इन चीज़ों पे फोकस बहुत ही ईजिली कर लो। और एम्बेडेड में आपको मोडबस भी सीखना चाहिए, जैसे RS485 प्रोटोकॉल हो गया। ये सब प्रोटोकॉल बेस्ड सेंसर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, और यही सब बेसिकली बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग्स देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस हैं इंडस्ट्रियल सेंसर्स में। तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप PCB डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी सीख लो, ताकि अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिले, बेसिकली आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपको फुल्ली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डेवलप करना है, फुल्ली कस्टमाइज्ड PCB डेवलप करना है, तो वो उस चीज़ में भी आपका एक्सपर्टीज़ रहे। और एज सच मैं बात करूँ करियर ग्रोथ का, तो करियर ग्रोथ आपको एम्बेडेड पोजीशन पे, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड IoT इंजीनियर, इन चीज़ों पे आराम से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे इंटरव्यू। और बहुत ही मतलब पैकेज की बात करें तो पैकेज ठीक है, पैकेज बेसिक मतलब जितना होना चाहिए उस हिसाब से सही है। लेकिन आपको ग्रोथ आपके जो करियर में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इस टेक्नोलॉजी पे, और एडवांसमेंट आपका जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपका इस पे फोकस रहेगा, इस पे आपका इंटरेस्ट है। तो पॉइंट यहाँ रहा। दूसरा पॉइंट था, हम पहला पॉइंट ये डिस्कस किया कि हमने एम्बेडेड में काम करना है। अगर दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि हमें अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है तो हमें क्या क्या चीज़ों को सीखना होगा। इन्फ्लक्स टीवी देख, यहाँ देख रहे हो, ग्राफाना देख रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ IoT डैशबोर्ड्स होते हैं, जो मैं बता रहा था। IoT प्लेटफॉर्म थिंगवर्क्स हो गया, बहुत ही पॉपुलर IoT प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मतलब ऐसा समझो कि इनकी खुद की पूरी फुल एंड टू एंड इन्होंने बना रखा है पूरा, आपका एक सॉल्यूशन है बेसिकली। तो इनके सॉफ्टवेयर को अगर आप सीख रहे हो तो भी आपको बहुत ही ईजिली इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी थिंगवर्क्स डेवलपर के लिए। ये भी बेसिकली IoT के अंदर ही लाई करता है, तो इसे बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का तो ये बात हुआ। और नोड-रेड, ये सब बेसिक टूल होते हैं। तो नोड-रेड सब अगर आप सीख लो तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपको नॉलेज रहेगा ये सब चीज़ का। और सेकंड पॉइंट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इससे आप एक्सटर्नल क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अभी IoT इतने बूम पे चल रहा है, बहुत ही मतलब नॉट इन इंडिया, इंडिया में भी कुछ 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 स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, लाइक होम ऑटोमेशन पे फुल फोकस है,
स्मार्ट स्ट्रीट लाइट पे फोकस अभी हो रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप सीखोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी जॉब ट्रांजिशन लेना है अगर आपको आईओटी फील्ड में, तो वो सही रहेगा। या क्लाइंट्स को कैसे हम गैदर करें, क्लाइंट्स का काम हम कैसे कैसे करें, साथ ही साथ इस क्योंकि ये पैसिव इनकम हो जाएगा आपका अगर आप इस तरीके से काम करते हो। और ये चीज़ सही रहेगा क्योंकि आपको एज ऐसे समझो कि आपको आपकी स्किल रिफाइन होती जाएगी अगर आप क्लाइंट प्रोजेक्ट करोगे आप, क्योंकि आपका टू ईयर ऑलरेडी ओवर है। और अगर आप आफ्टर 2 years यू कैन ईजिली स्विच टू यू कैन ईजिली डू प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, यू आर ईजिली कंफर्टेबल इन दैट। एंड बेसिकली आप ऐसा समझो कि इतना सीखने के बाद आप प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप के बारे में भी एक बार सोच सकते हो अगर आपके पास कोई आइडिया है, अच्छा आइडिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप आईओटी सीख लिया आपने तो बहुत ही मतलब आईओटी से रिलेटेड कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा कि जो सोसाइटी को हेल्प कर दे, बहुत ही मतलब अच्छे आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर सको। किसी दूसरे का आइडिया है और आप उसको एडवांस करके लाना चाहते हो मार्केट में, तो वो भी आप इजीली पॉसिबली ला सकते हो। तो बस पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका मोटिव होना चाहिए कि फुल टू फुल डिवोट करना है आईओटी पे, अपना डेवलपमेंट आपको पूरी तरीके से सीखना है। तो आप आराम से सीख सकते हो, आप एम्बेडेड भी सीख सकते हो जैसे मैं हूँ कि मैंने एम्बेडेड भी सीखा थोड़ा बहुत। और फिर बेसिकली मेरा मेन जो टेक्नोलॉजी स्टैक है वो मीन स्टैक है, तो मैं जो डेवलपमेंट करता हूँ सारा वो मीन स्टैक में ही करता हूँ। जिससे रिलेटेड मैंने वीडियोस जो बनाए हैं वो भी उससे रिलेटेड ही हैं, लेकिन मैंने अभी एंगुलर कवर नहीं किया है, माई सीक्वल भी कवर नहीं किया है, मैंने बहुत ही कम कवर किया है। मतलब मोंगो डीबी मैंने कवर किया है, मुझे याद है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी, न्यू वीडियोस आएंगी, उसमें मैं पक्का इसको डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम जो हमारे पास हम आईओटी सर्वर्स डिज़ाइन करते हैं, हम आईओटी डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं एंगुलर में, रिएक्ट में, तो हम उसे किस तरीके से हैंडल करेंगे। नया पॉइंट मैं बताता हूँ कि इतना मतलब मैंने बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट बता दिए लाइन से कि आईओटी में बहुत ही अच्छा करियर ग्रोथ है हमारे पास। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम इजीली इसमें अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स यूज़ निकाल सकते हैं हम। लेकिन पॉइंट है कि आईओटी क्यों मतलब अभी भी इतना मतलब लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, मतलब इस पर क्या दिक्कत हो रही है। तो एक दिक्कत है इसका कि सिक्योरिटी जो है आईओटी में, एक सिक्योरिटी का बहुत ही इशू है कि आईओटी में जो है पॉइंट यहाँ आता है कि लोग इस पर बहुत ज़्यादा, आप अगर आप अपने पूरे होम को या ऑफिस को फुल ऑटोमेट कर दो तो सिक्योरिटी थ्रेट का एक इशू है, जो कि एक्सटर्नल हैकर्स या आपके नेटवर्क में अगर कोई आदमी आपको आपका नेटवर्क फुल्ली सिक्योर ना रहा या कुछ प्रॉब्लम है, इशू रही, तो बहुत ही ईजिली आपका नेटवर्क पे दूसरे लोग आ सकते हैं और प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लोग अपने आपके नेटवर्क में आके, ऐसा नहीं है कि आपका जैसे स्मार्ट कैटल है या कोई डिवाइस है आपका, वो कंट्रोल कर लेंगे या कुछ एक्सेस लेके उसे छेड़छाड़ ऑन ऑफ कर देंगे, ऐसा नहीं है, ये चीज़ नहीं है। अगर आप होम होम पर्सपेक्टिव से ही मैं एग्जांपल ले लूँ इलेक्ट्रिक कैटल का, जो वर्नेबल निकल गया था, सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी जिसमें फाउंड हो गई थी जब वो लॉन्च हुआ था, और आईओटी लॉक्स भी होते हैं इनमें भी निकल गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कैटल को ऑन ऑफ कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो ये कोई ये थोड़ी इसका जो डेंजरस केस है, जो उसका वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है आपके साथ, कि आपके नेटवर्क में वो आदमी आके आपके बेसिकली आपके नेटवर्क पे आप जो भी काम करोगे, आपके की बाइंडिंग्स, आप जो की टाइप कर रहे हो मोबाइल में या कंप्यूटर पे, आपके नेटवर्क पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा, जिससे कि वो कीज़ ईजिली डिटेक्ट कर सकता है, वो यू देख सकता है कि आप क्या की टाइप कर रहे हो। और एज सच अगर आपने अपना कार्ड डिटेल्स एंटर कर दिया आपके हैक नेटवर्क में, तो आपके ईजिली कार्ड डिटेल्स वो हैक कर लेगा, ये ले लेगा। तो ये है डिसएडवांटेज, वर्स्ट टू वर्स्ट ये हो सकता है आपके साथ। तो ये प्रॉब्लम है आईओटी का, इसीलिए थोड़ा लोग अभी बहुत ही मतलब उतने भी फुल तरीके से इस पर काम मतलब नहीं कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सोच समझ के समझते हैं कि आईओटी में सिक्योरिटी का वर्नेबिलिटी है। तो सिक्योरिटी इज़ द मेजर थिंग विच इज़ प्रॉब्लम इन आईओटी राइट नाउ। और इस चीज़ को लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज़ पे मतलब जब काम हम भी करते हैं, कोई प्रोजेक्ट या कोई कुछ क्रिएट करते हैं, एपीआई क्रिएट कर कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि हमने जब पूरा सिस्टम हम एज ए सिस्टम अगर पूरा आर्किटेक्चर बना रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो हमें देखना होगा कि कहाँ से दूसरा नेटवर्क, कहीं हम कोई दूसरा हैक ना कर ले, हमारे सर्वर पे कोई दूसरा ना आ जाए, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। और जो डिवाइसेस आती हैं अभी, जैसे स्मार्ट कैटल हो गया, ये सब हो गया, इन सब का तो एग्जांपल भी बहुत पड़े हुए हैं नेट पे कि ये सब पूरी तरीके से हैक हो सकता है।
लेकिन आईओटी डिवाइसेस हैं फिर भी। तो ध्यान इन सब चीज़ों का आपको, जब अगर आप, मैं बता रहा था कि स्टार्टअप अगर कुछ करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हो आईओटी से रिलेटेड, तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा कि प्रोडक्ट में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उस चीज़ का, बहुत इशू क्रिएट हो सकता है अगर आपका इस तरीके का हो गया। और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक बार मैंने एक दो जो रिसोर्स मैं बताता हूँ कि कहाँ से आप काम कर सकते हो, कहाँ से। एक नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ साथ ही साथ, ताकि हम इस चीज़ को लिख भी पाएँ, कुछ अच्छे रिसोर्सेज का एक नोट बन जाए। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ों को एक ब्लॉग के रूप में मैं डाल दूँ अपने वेबसाइट पे। तो रिसोर्सेज चाहिए हमें, आईओटी रिसोर्सेज, जो जिसका हम ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से काम करना है। तो एक आईओटी सिक्योरिटी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इसके लिए एक वेबसाइट है पाई, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, payatu.com, payatu.com, आईओटी सिक्योरिटी, आईओटी अटैक्स। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा देखना होगा कि किस टाइप के अटैक हो सकते हैं। एमक्यूटीटी में भी लोग फुल फोकस कर देते हैं, फुल्ली एकदम अपना पैसा सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा भी देखना है कि किस तरीके से आपका सिक्योरिटी कुछ इशू तो नहीं आ रहा है। या ओएस का टॉप 10 जो सिक्योरिटी वो लोग बनाते हैं, टॉप 10 लिस्ट बनाते हैं अपनी सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी का, उसको आपको फॉलो करना है। उस चीज़ में ऐसा नहीं कि कोई थ्रेट आपके एप्लीकेशन में रह जाए। तो ये इन चीज़ों का खासा ध्यान रखना है। तो ये एक वेबसाइट है, तो मैं इसका वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। तो ये आपको आईओटी सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली आप यहाँ से गेट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा वेबसाइट रिसोर्स में है instructable.com है। तो यहाँ से जो शुरुआत का मैं बता रहा था कि फर्स्ट 1 ईयर में अर्डिनो, नोडेमसीयू, नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इस फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आप instructable.com से, जैसे बिल्ड अ सोलर पावर्ड ESP8266, ऐसे सब आर्टिकल्स बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। बहुत आर्टिकल्स सही रहते हैं यहाँ के, मैंने देखा है। तो मैं बता सकता हूँ कि आप स्टार्टिंग इन आईओटी आप कुछ रिसोर्सेज हैं जिसका यूज़ कर सकते हो। हैकडे भी है एक, तो एक इंस्ट्रक्टेबल हो गया, एक हैकडे हो गया। फ्रेशर हैक एवरीडे, तो यहाँ पे अच्छे ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको। बस आप सेलेक्ट करोगे कौन सा आपको काम करना है, और तो उससे रिलेटेड आपको ईजिली ब्लॉग मिल जाएंगे। hackday.io। और जो सेकेंड ईयर का बात मैंने किया था कि रेस्पबेरी पाई और एडवांस काम आपको करना है, इन्फ्लक्स डीबी हो गया, ये सब चीज़ों पे। तो रेस्पबेरी पाई के लिए एक वेबसाइट है, रेस्पबेरी पाई सीक्वल सेटअप, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, पाई माई लाइफ शायद है उस वेबसाइट का नाम, paimylifeup.com। तो ये वेबसाइट है। और अगर आप रेस्पबेरी पाई सीख रहे हो तो आपको रेस्पबेरी पाई में भी बहुत कुछ सीखना होगा। तो एक और वेबसाइट का मैं लिंक दे देता हूँ, ये जो, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, नोटपैड भी गिटहब पे चला जाएगा। रेस्पबेरी पाई माई सीक्वल, ओके, ये बस इतना सा काफ़ी है। तो यहाँ पर रेस्पबेरी पाई में एक वेबसाइट ये है, और दूसरी वेबसाइट इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल, जिसमें ओपनसी भी आ गया, ये सब चीज़ें हैं। तो वो है दूसरा। एक randomner.tutorials.com है, ये भी एक, आप इजीली इसको फॉलो करो, randomner.tutorial.com को। इसको मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी फॉलो किया है इन सब वेबसाइट्स को। क्योंकि मेन जो होता है कि यूट्यूब पे तो है वीडियोस, यूट्यूब पे जैसे एंड्रियाज स्पिलिस करके है एक यूट्यूबर, स्विस यूट्यूबर है, तो उन सब के वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत ही अंडररेटेड यूट्यूबर्स हैं जिनके कम सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन उनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेन जो आपका लर्निंग आएगा, मेन जो लर्निंग होगा ना, वो ब्लॉग से ही होगा। ब्लॉग्स, और आप बुक्स अगर हो सके कहीं से आपको अच्छे बुक्स मिल जाएँ, और इन सब चीज़ों से ये गया। प्रैक्टिकल काम करना चाहते हो, किसी का लाइव सेशन देखो, किसी का कोई अगर कुछ लाइव बता रहा है, कुछ काम करवा रहा है, तो वो उन चीज़ों को उससे फोकस करके उनसे सीखो। ऐसा नहीं कि 2 मिनट या 5 मिनट में कुछ आप सीखना चाहते हो, 5 मिनट में जल्दी से सीख गया आर्डिनो, तो कुछ एलईडी ब्लिंक करके, ऐसे नहीं होगा। यानी मतलब कि ऐसा तो नहीं समझो कि रोबो, मतलब कि हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि बहुत ही बेसिक काम हम सीख कर 5 मिनट 10 मिनट में अपना काम फिनिश हो गया। इस तरीके से नहीं होगा काम, आपको बहुत ही डिटेल में सीखना होगा काम, तभी
आपको अगर आप कुछ एक्चुअल में कुछ अच्छा आर्किटेक्चर के लिए कुछ प्रोजेक्ट जब बनता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें बहुत ही लंबा चौड़ा आर्किटेक्चर होता है, उसमें आपको बहुत एंड देखना होता है। तो अगर आप ऐसा सोचना चाहते हो, ऐसा स्टार्टअप के बारे में आपके दिमाग में है ऐसा, या आप बड़े प्रोजेक्ट भी करोगे, बड़े क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट भी करोगे, तो यही पॉइंट आएगा कि आप कितना आपका आर्किटेक्चर आप किस तरीके से बना रहे हो, कोई आपका कहीं कोई एंड मिस तो नहीं हो रहा, कोई एंड में प्रॉब्लमेटिक तो नहीं हो रहा। तो ऐसा इस तरीके से आपको देखना होगा। तो दूसरा वेबसाइट मैं ढूंढ रहा था ओपन सीवी के लिए। ओपन सीवी, वहाँ से आप थोड़ा देख लेना कि किस तरीके से इमेज रिकॉग्नाइजेशन सब वर्क करता है ओपन सीवी रेस्पबेरी पाई। तो एक वेबसाइट और है जिसका मैं लिंक दे देता हूँ, pyimagesearch.com। यस, दिस इज़ द वेबसाइट। काफ़ी सही वेबसाइट है ये। रेस्पबेरी पाई इन दो वेबसाइट्स से, और एक उसको तो डिफ़ॉल्ट या इम्पोर्टेंट में डाल देते हैं एक दो वेबसाइट्स जो कि जिनमें बहुत कुछ अवेलेबल है। एक तो पहला वेबसाइट randomnerdtutorial.com, इसको आप इम्पोर्टेंट में डालो, ये अच्छी वेबसाइट है। कुछ अगर अच्छा कंटेंट इससे निकल रहा है तो इससे पढ़ लो, बहुत ही सही रहेगा। आर्डिनो रेस्पबेरी पाई, लास्ट मोमेंट इंजीनियर का भी एक, शायद मेरे को जितना लग रहा है लास्ट मिनट इंजीनियर .com है एक। तो इससे भी कुछ मुझे अच्छे ट्यूटोरियल्स और बहुत ही अच्छे नॉलेज मिली थी, तो मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ। ESP8266 के लिए, बेसिकली ESP8266 इसके लिए ये रहा lastminuteengineers.com। तो हमने डिस्कस कर लिया इन पार्ट्स को। तो बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी और वेबसाइट्स के लिंक है, अगर मुझे मतलब मिलेगा तो मैं गिटहब पे आराम से अपडेट कर दूंगा, इस डॉक्यूमेंट को ही अपडेट कर दूंगा। और फिलहाल जो जितने मैंने बताए हैं, तो उन सब चीज़ों को आप आराम से ईज़िली स्टार्ट कर सकते हो। अर्डिनो का जो स्टार्टिंग है, अर्डिनो ऊनो कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो बहुत ही ईजिली आप इंस्ट्रक्टेबल से भी बहुत ही ईजिली सेटअप से करो स्टार्ट। कहाँ से सेटअप हम करते हैं, पहले सबसे पहले तो सेटअप करना है हमें। और यूट्यूब पे बात कर लेते हैं, एक बाइनरी अपडेट्स करके चैनल है, अच्छा चैनल है। और ब्रेनी बिट्स, टेकी DIY, ये सब तो नए चैनल्स हैं। तो जो मैं शुरुआत में फॉलो कर रहा था, बाइनरी अपडेट्स अच्छा चैनल है अभी, इसको आराम से फॉलो करो, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको। और मेरा चैनल, मैं अपने चैनल पे बेसिकली बहुत ही छोटे 10 मिनट के 5 मिनट के वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं लंबे वीडियोस ही बनाता हूँ। क्योंकि मेरे वीडियोस जो होते हैं वो थोड़े मतलब रॉ टाइप के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत से ज़्यादा नॉलेज शेयर हो जाए, तो उस हिसाब से क्रिएट करता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, उस हिसाब से नहीं होता है। व्यूज़ तो लाना, मतलब व्यूज़ लाने के हिसाब से ये चैनल बना भी नहीं है। मेन फोकस जो है चैनल से ऐसा कुछ है नहीं, कुछ पैसिव इनकम मेरा कोई वो आगे प्लान भी नहीं है। क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है, 10,000 20,000 30,000 या 1 लाख, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर भी जिनके हो जाते हैं, वो भी मतलब नॉलेज, मतलब उनका भी ऐसा ही है कि चैनल से बहुत ज़्यादा आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अगर आप एज ए IoT पे अगर IoT प्रोजेक्ट्स आप करते हो, प्रोजेक्ट्स से बहुत ज़्यादा आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब वीडियोज़। अगर आप 1 लाख सब्सक्राइबर पे हो तो भी, और आपके 20,000 रेगुलर व्यूज़ हैं तो भी। तो पॉइंट यही था कि ये चैनल जो है, इस पे 5 मिनट वाले वीडियोस का एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखना। मे बी नेक्स्ट फ्यू वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ अच्छे IoT डैशबोर्ड्स जो कि मैं डिलीवर करूँगा। बेसिकली वो एज ए पोर्टफोलियो होगा मेरा, कि मैं बेसिकली कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स ले रहा हूँ, तो उनसे रिलेटेड वीडियो डेमोज मैं डालूँगा। शायद 2 मिनट के वीडियोस होंगे वो, 2 से 3 मिनट के वीडियोस। लेकिन मेन पॉइंट अपना यही है कि इस चैनल पे रॉ वीडियोस आते हैं नॉलेज पर्सपेक्टिव से, तो लंबे वीडियोस होते हैं इसी वजह से। तो आप, अगर आपको बहुत ही ईजिली समझना है तो आप देख सकते हो ये वीडियोस। और बाकी इस वीडियो में तो मैं इतना ही डिस्कस करना चाहता था। और फर्दर चैनल अपडेट्स तो यही है कि अगले कुछ वीडियोस ज़रूर आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी लाइव सेशन हुआ था तो मैंने बताया था कि वीडियोस आएंगे, लेकिन नहीं आए थे। तो प्रॉब्लम यही है कि
मैं भी फ़िलहाल जॉब भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। तो जॉब भी है मेरा, और प्लस ये वीडियोस पे तो नहीं, मेरा एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने के चक्कर में, और भी चीज़ें हैं जिस पे फोकस है, फुल फोकस है। तो वो उन बिजनेस को भी संभाल रहा हूँ साथ साथ। तो साथ में वीडियोस डालना बहुत ही, और ख़ासकर ऐसे वीडियोस भी नहीं कि 4-5 मिनट हमने शूट किया, और मतलब इसमें मैं तो एडिटिंग भी नहीं करता हूँ वीडियोस में, आप ये भी देखते हो। तो यही पॉइंट है कि वीडियोस नॉलेज पर्सपेक्टिव से आते हैं, तो 1-2 घंटे के वीडियो, और जिसमें कि मुझे खुद से कुछ ट्यूटोरियल बनाना है, तो मुझे पहले अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ पॉइंट है कि वो डैशबोर्ड बनाने में मेरे को बहुत समय लग सकता है। वो चीज़ डैशबोर्ड बनाने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा कि कौन सा कंपोनेंट मैं ऐसा यूज़ कर दूँ, एक कंपोनेंट की कुछ बहुत ही अच्छा लोगों को समझ में आ जाए। तो वो सब चीज़ों को मुझे देखना पड़ेगा। तो नए ट्यूटोरियल आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि एंगुलर पे ही आएंगे नए ट्यूटोरियल्स। मेरे को रिक्वेस्ट आ गई है, रिक्वेस्ट 1-2 जगह से आई है, जो कि 2-3 लोगों ने ही करी है, ज़्यादा लोग तो नहीं देख, चैनल को रेगुलर नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों ने बोला है कि एंगुलर पे वीडियोस आना चाहिए। तो एंगुलर पे वीडियोस आएंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में बेसिकली एंगुलर पे कैसे वीडियोस आएंगे मैं बता देता हूँ। डैशबोर्ड ही आएगा, IoT डैशबोर्ड आएगा एंगुलर पे, और जिसमें कि एम क्यू टी रखेंगे, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और डेटा लेंगे हम डिवाइस से। डिवाइस अपना कुछ भी रख लो, रेस्पबेरी पाई रख लो, या नोड MCU कोई भी यूज़ कर लेंगे, डिवाइस लेंगे, और डिवाइस से डेटा हम अपने एंगुलर डैशबोर्ड पे डालेंगे, मतलब विजुअलाइज करेंगे डिफरेंट विजेट्स के थ्रू। और हो सके तो डिवाइस मैनेजमेंट भी हम कोशिश करेंगे ऐड करने का डैशबोर्ड में, और साथ में हम डेटाबेस भी इंटीग्रेट करेंगे। तो मे बी मैं फर्स्ट एंगुलर डैशबोर्ड जो क्रिएट करूँ उसमें मैं फायरबेस के साथ इंटीग्रेट करूँ, और उसके बाद हम उसमें अपना एक्स्ट्रा हम सर्वर भी क्रिएट करें, Node.js, एक्सप्रेस और MySQL के साथ एक नया सर्वर भी क्रिएट करें, प्लस हम MongoDB भी यूज़ करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट अपना टारगेट है वो है एक एंगुलर डैशबोर्ड क्रिएट करना, फायरबेस बैकएंड रहेगा, लॉगिन सिस्टम भी हम क्रिएट उसमें रखेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब मैं नया वीडियो अपना डालूँ एंगुलर IoT डैशबोर्ड वाला, तो आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए यूट्यूब की तरफ से। और टाइम फुल्ली, ये सब चीज़ टाइम पे डिपेंड करता है कि मेरे पास अगर टाइम मिला तो मैं ये सब चीज़ पूरा पूरा चैनल को अच्छे से कोशिश करूँगा कि बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोग को मिल जाए। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर कर सकता हूँ अपने पेजेस पे, जो अभी मेरे नए क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि ये एक तो वेबसाइट हो गया, अगर मुझे टाइम का थोड़ा इशू रहा तो मैं एक खुद से रिटर्न ट्यूटोरियल बना के इस पर डाल दूँगा, तो यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर लेना। ये है भी इस वेबसाइट का स्टेटस, ज़्यादा कुछ इसमें अपडेट नहीं है, लेकिन एक ब्लॉग आ गया है, बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं मैंने इसमें। बाकी बाकी तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और थैंक यू।